अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 कलेक्शंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 कलेक्शन ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो लारावेल 5 कलेक्शन के अंदर हमारे पास अवेलेबल मेथड्स हैं, उनमें से ए से लेकर सी तक जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में सीखेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है, और उनके कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स भी देखेंगे हम इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन पर लारावेल 5 की डॉक्यूमेंटेशन ओपन है, और जो कि इस वक्त लारावेल 5.6 में हूँ मैं। और यहाँ पर आपको मेरे सामने कलेक्शंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शंस को, और कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं कलेक्शंस को। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो अभी उसका लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके उसको पहले ज़रूर देख लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे अवेलेबल मेथड्स की। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कि लारावेल 5.6 या लारावेल 5 प्रोवाइड अस मैनी मेथड्स जो कि कलेक्शन में अवेलेबल हैं, और इन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको चेंज भी कर सकते हैं। मेथड चेंजिंग के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑल से लेकर क्रॉस ज्वाइन तक। सॉरी फॉर द नॉइज, लेट मी म्यूट माय मोबाइल, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑल से लेकर क्रॉस ज्वाइन तक जितने भी हमारे पास यहाँ मेथड्स हैं इनके बारे में देखेंगे, और कुछ इनकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑल से। ऑल दो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कि ऑल का मेथड जो है किसी भी कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली जो आप एलोकेंट से डाटा रिटर्न करते हैं वो कलेक्शन की सूरत में आपके पास आता है, और आप इस ऑल मेथड को यूज़ करते हुए उस रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एरे। तो इसकी अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर सपोज हमारे पास ये एक एरे है, कलेक्शन है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये अब हमारे पास एक कलेक्शन है। इसको अब मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ इनटू एरे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन कैसे नज़र आ रही है। इसको मैं डाई एंड डंप किया, और यहाँ पर मैं इस ब्राउज़र में यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन का जो राउट है उसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन लिखा हुआ है, और नीचे इसके बाद आइटम्स की एरे आ रही है। तो इसको मैं अगर ऑल कर देता हूँ, सॉरी, तो अब ये हमारे पास एरे की सूरत में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं एरे, और उसके बाद 4, और फिर इसके बाद हमारी जो भी एरे की वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो दूसरा जो ऑल का जो नुकसान समझ लें वो ये है कि जब आप किसी भी कलेक्शन को ऑल के साथ कॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस पर कोई दूसरा अवेलेबल कलेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस कलेक्शन को कन्वर्ट कर देता है एरे में। तो इस सूरत में जो हमारे पास अवेलेबल कलेक्शंस हैं, जितनी भी अवेलेबल कलेक्शंस हैं ये सारी, ये उस पर फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन द ऑल से पहले, मतलब ऑल के बगैर अगर हम काम करें तो हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली प्रायोरिटी का, वो आगे चल के हम ज़रूर देखेंगे। तो ऑल का मतलब है कि ऑल मेथड रिटर्न्स द अंडरलाइंग एरे रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन, मतलब जो भी आप कलेक्शन देते हैं उसको एरे में कन्वर्ट करके आपको शो कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज और एवीजी। बेसिकली ये दोनों जो मेथड्स हैं ये सेम काम करते हैं, मतलब इन दोनों का काम ये है कि आपको एवरेज रिटर्न करना। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप उसको पास करेंगे उनकी एवरेज वैल्यू निकाल के आपको दिखाएगा, चाहे आप एवीजी यूज़ कर लें चाहे आप एवरेज यूज़ कर लें, दोनों ही सेम है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए मैंने एक माइग्रेशन और टेबल क्रिएट किया प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें ये कुछ कॉलम्स हैं और कुछ मैंने डमी डाटा भी एंटर किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको डमी डाटा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dd/app/product : ऑल। अब ये जो ऑल मेथड है ये रिटर्न करेगा हमें कलेक्शन,
जब हम किसी क्लास के कोई डाटा फेच करते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इनटू द अरेज तो हमें फिर एक और ऑल का मेथड यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ तो रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है जो मैंने डमी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। इनमें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें ID1 है, टाइटल है इसका, बॉडी है इसकी, इमेज है इसका, कैटेगरी नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड है। तो सपोज हमारे पास प्राइस का कॉलम है, मैं इसकी एवरेज मालूम करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है। ये दूसरी सूरत में आप ऑर्डर में भी कर सकते हैं कि क्लाइंट ने ऑर्डर किया तो उसकी एवरेज ऑर्डर प्राइस क्या है, टोटल जितने उसने आज तक ऑर्डर प्लेस किए हैं उनकी एवरेज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज प्राइस उसने कितनी स्पेंड किया। तो उस बेस पर शायद आप डिस्काउंट देना चाहें या कोई फ्री में गिफ्ट देना चाहें उस क्लाइंट को, तो आप इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन इस एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो अब इसकी यहाँ पर उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम उनकी वैल्यूज़ को, चाहे वो आप की वैल्यू पेयर में हो जिसको एसोसिएटिव एरे कहते हैं, या वो सिंपल एक इंडेक्स एरे हो, दोनों की सूरत में आप उनकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी एवरेज फाइंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम तो वो इसके लिए हमें यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, तो उसमें फिर हमें पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद ही उनको इंडेक्स में से उठा लेगा क्योंकि सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और जब हम उसको पास करते हैं एसोसिएटिव एरे तो उसमें हमें उस की का नेम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सारी 0 1 की सूरत में तो ऑटोमेटिकली उनको एवरेज उनकी कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन एसोसिएटिव एरे की सूरत में हमें उसको कॉलम नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पर मैं उनको फेच कर लेता हूँ ऐप स्लैश प्रोडक्ट : ऑल। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो एवरेज उसकी प्राइस क्या है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूंगा dd प्रोडक्ट्स, AVG भी लिख सकता हूँ, AVG और एवरेज दोनों लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉलम में पास करूँगा इसको एज अ पैरामीटर प्राइस वैल्यू। तो ये हमें उनकी जितनी भी हमारी तो जब हम इसमें प्राइस की वैल्यू लिखेंगे तो ये जितनी भी उसकी प्राइस होगी उनकी एवरेज वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 592.8 उसने हमें वैल्यू रिटर्न किया है, जो कि एवरेज वैल्यू है हमारे पास 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस में। दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये हमें सेम ही रिजल्ट दे रहा है, मतलब AVG भी यूज़ करें या एवरेज यूज़ करें तो ये हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम की एवरेज वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एवरेज के बाद मेथड है वो है चंक का। चंक एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। इसकी मदद से हम किसी भी कलेक्शन को, एरे ऑफ कलेक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल चंक्स में, और फिर उनको जैसे भी डिस्प्ले करवाना चाहें फ्रंट एंड में, व्यू में, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल कुछ इस सूरत में हो सकती है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, मतलब एक ड्रॉ में आप सपोज कर लें 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप उनके 3 के चंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर चंक के लूप कंप्लीट होने के बाद दूसरे चंक का जब लूप स्टार्ट होगा तो आप नई रो ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 5.6 या 5.4 या 5.5 बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी आपको क्विकली एग्जाम्पल पहले देता हूँ, फिर एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास यही प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं अब इसको चंक में, यहाँ पर चंक का मेथड, और यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ अब 10 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और मैं 3 का चंक बना लेता हूँ। तो इट मीन्स फर्स्ट चंक में 3, दूसरे चंक में 3 6, तीसरे चंक में भी 3 9, और फिर एक बचेगी तो वो फोर्थ चंक में हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन के अंदर एरे आई, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 कलेक्शंस क्रिएट हुई, मतलब 4 चंक्स उसने क्रिएट कर दिया, और हर चंक में हमारे पास 3 एरे ऑफ डाटा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और जो लास्ट एक बचा वो यहाँ पर आ गया। तो ये हमें इस तरीके से चंक्स में क्रिएट करके दे देता है रिकॉर्ड को। तो अगर अब इसका जो प्रैक्टिकली हम अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह होगी कि सपोज मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ वेलकम व्यू को,
और इसको ये पास कर देता हूँ मैं एज अ कॉम्पैक्ट करके मैं प्रोडक्ट्स, इसको मैं पास कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट्स को इधर पास करके यहाँ से हमें व्यू के अंदर, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज में व्यू के अंदर वेलकम ब्लेड है, इसके अंदर हमें यहाँ पर ये डाटा आ जाएगा। तो अब मैं इसको ULLI की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैं इसको ग्रिड की सूरत में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा @for each प्रोडक्ट्स एज चंक, बल्कि यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा चंक इंटू 3 एज चंक, मतलब 3 का चंक क्रिएट करने, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंपली इसको पास कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं इसका चंक 3 का कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला लूप, सॉरी मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी, इसको एंड फॉर ईच करना है, क्योंकि मैं ब्लेड टेम्पलेटिंग फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पहला लिखेंगे एको, या फिर आप सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं डॉट रो। तो ये हमारे पास रो क्लास ऐड हो गई। तो ये हर चंक के बाद उसको रो करेगा क्रिएट एक। तो यहाँ पर अब एक और फॉर ईच, क्योंकि इस चंक के अंदर आगे फर्दर हमारे पास इस एक चंक के अंदर ये जो एक चंक है, ये एक कलेक्शन है, इसके अंदर फर्दर हमारे पास 3 रोज हैं। तो इसकी एक और क्लास हम यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर ईच चंक एज प्रोडक्ट और एंड फॉर ईच। और यहाँ पर अब हम डॉट कॉल MD3 4 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 3 हमें चाहिए एक रो में। तो अब यहाँ पर आप जिस तरीके से भी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये 4 के कॉलम में हमारे पास आएंगे। सपोज मैं उसका H2 में टाइटल डिस्प्ले करा लेता हूँ, तो प्रोडक्ट टाइटल, और यहाँ पर P में मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ प्रोडक्ट बॉडी। बल्कि मैं इस तरीके से, 1 मिनट इसको यहाँ पे आप देख लें, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1। तो ये इस तरीके से उसने हमें शो कर दिया। लेकिन थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में एक एल्बम नाम का एक ये है, एल्बम नाम का एक स्टाइल है, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं थंबनेल। तो इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ से व्यू सोर्स में से ये देख सकते हैं, ये भी कॉल MD4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको अपने पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पर कॉल MD4, बल्कि यहाँ पर सारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं हम, और यहाँ से मुझे सिर्फ और एक ही चाहिए कॉल MD। तो ये मैं इसको सारे को मैं कोलैप्स करके इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक हमें कॉल MD4 चाहिए, बाकी सारा डायनामिक डाटा आएगा। तो ये सिर्फ हमें चाहिए। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा और कंटेनर भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा सिर्फ रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर ईच प्रोडक्ट्स चंक इंटू 3, और यहाँ पर लिखेंगे एज चंक, और इसको ख़त्म करेंगे हम यहाँ पर एंड फॉर ईच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक नया लूप लगाना पड़ेगा for each chunk as product, और यहाँ पर उसको हम एंड for each कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें हम अब इजीली, ये इमेज है तो इसमें SRC हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डाटा SRC इसमें यूज़ करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, और ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो SRC में हम सिंपली लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज। तो इसका पाथ हमने सेट किया हुआ था डमी उसमें URL, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन है, हमें व्यू का बटन सिर्फ चाहिए, एडिट का बटन नहीं चाहिए। तो व्यू के बटन को हम खैर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट और डिस्प्ले करा सकते हैं इसका बॉडी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर उसकी प्राइस वगैरह डिस्प्ले कराना चाहें, तो यहाँ पर आप P एक नया लगा लें और उसमें आप यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये सेव करूँगा मैं और वापस आऊँगा इधर, इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर
आई थिंक मैंने कोई मिस्ड, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 जो प्रोडक्ट है और साथ उनकी उनकी प्राइस भी शो हो रही है। और इमेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इमेज में यहाँ पर टाइम लेगा ओपन करने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज भी अब ओपन हो रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हम इजीली प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग चंक्स। और इसको आप एक रो पे अगर आप देखिए कितना आसान है 4 करना, कि सिंपली आप यहाँ पर चंक इसका 4 कर देना, या आप ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एडमिन पैनल से कि कितनी प्रोडक्ट्स एक रो में शो करें, तो मैंने 4 कर दिए सिंपली, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपना लूप लगाएंगे तो हमें एक और चीज़ यहाँ पे सॉरी चेंज करनी पड़ेगी कि ये 3 करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें एक रो में 3 शो हम करवा रहे हैं, तो अब बाई डिफ़ॉल्ट 4 करना चाह रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक रो में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इजीली यहाँ पर 3 करेंगे और यहाँ पर फिर 4 कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया और हमने इजीली इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग चंक मेथड। तो देखिए कितना यूज़फुल मेथड है चंक का। सोचिए कि यही काम आपको नॉर्मली पीएचपी में करना पड़े तो आपको कितना कोड लिखना पड़ेगा, इसको पहले चंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको लूप लगाना पड़ेगा, और लारावल ने आपका ये प्रॉब्लम कितना आसान कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारे पास चंक और उसका यूज़, और यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी उसने यही आपको दी हुई है, और यहाँ पर सेम वही एग्जांपल है जो मैंने एग्जांपल यूज़ किया है। तो खैर नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कोलैप्स का। अब कोलैप्स का मेथड क्या करता है, अगर आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस हैं डिफरेंट चंक्स में है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एरे ऑफ डाटा है डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब एरे के अंदर एरे ऑफ डाटा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरे है और उसके अंदर मल्टीपल एरे ऑफ डाटा है। तो अब हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं, मतलब एक ही रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली यूजिंग कोलैप्स मेथड। किस तरीके से, तो सपोज मैं यहाँ पर वापस वेब के पास आऊँगा और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये, मैं इसको कॉपी करता हूँ डाटा को, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये एक एरे आप समझ लो, ये आप दूसरी एरे समझ लो, ये तीसरी एरे, और ये फोर्थ एरे, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एरे के अंदर एरे है, और अब हम इसको अगर डिस्प्ले करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। सेव किया इसको, यहाँ पर रीलोड किया इसको, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ये देख सकते हैं अलग अलग एरेज हैं, हर एक में एक एक हमारे पर रिकॉर्ड मल्टीपल भी होती है, और एक की इंडेक्स वैल्यू 0 है, 0 है, 1 है, 0। तो इसको मैनिपुलेट करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मली पीएचपी के अंदर। तो लारावल ने हमें एक मेथड प्रोवाइड किया है कोलैप्स का। तो मैं अगर इसको कॉल करता हूँ कोलैप्स मेथड को, तो इसके बाद देखिए इसमें क्या फ़र्क होगा। मैं इसको रीलोड किया मैंने, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने उन सब आइटम्स को एक ही एरे में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब मर्ज कर दिया उन सब एरेज को एक में, और ये जितने भी रिकॉर्ड होंगे ये सारे एक एरे में आ जाएंगे। तो फिर इसको मैनिपुलेट करना, इसको प्रोसेस करना, ये इस पर अगर आप डिफरेंट कोई कलेक्शन वाला मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर इस पर चेनिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर ऑल वाला मेथड अप्लाई करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि 4 एरे हमारे पास आ चुके हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास कोलैप्स का मेथड, जो कि मल्टीपल, अब अगर आप सपोज यहाँ पर आप मल्टीपल रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक और ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर भी एक ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड एक्सटेंड कर दिया। तो अब मैं अगर बगैर कोलैप्स के इसको कॉल करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, 2 है, इसमें 1 है, इसमें फिर 2 है, तो इसमें फिर 2 है। तो इसको लूप के थ्रू यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट लूप में कितने आइटम है, तो फिर कितने लूप हमारे लगेंगे, यू डोंट नो। तो इसको अब आप आसानी से यहाँ पर कोलैप्स कीजिए, फिर ऑल कीजिए चेनिंग मेथड के थ्रू, और अब आपके पास ये सारा एक ही एरे बन जाएगा, और अब आप इसको सिंपली प्रोसेस कर सकते हैं सिंगल वन लूप की मदद से। तो आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको अच्छा लगा होगा कि कोलैप्स मेथड लारावल के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों जिस तरह हमारे पास कोलैप्स का मेथड है जो कि मल्टीपल एरेज को सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है, इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहा जाता है कंबाइन।
So the combine method combines the keys of the collection with the values of another array or collection. मतलब कि अगर हमारे पास कुछ कीज हैं किसी एक कलेक्शन में, जस्ट कीज हैं एज एन इंडेक्स एरे, तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं किसी दूसरी कलेक्शन में के या किसी दूसरे एरे के साथ। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट उसकी इंडेक्स होगी उसके दूसरे कलेक्शन के फर्स्ट इंडेक्स से वो आपस में उसको एक एसोसिएटिव एरे की सूरत में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम है और यहाँ पर जॉर्ज है, यहाँ पर एज है और यहाँ पर 29 है। तो ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। चलिए इसकी इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो कंबाइंड का मेथड है, कंबाइंड का वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास इन दोनों कलेक्शंस को कंबाइन करके रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसोसिएटिव एरे बन चुकी है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशंस आप होती है कि आपके पास डिफरेंट कलेक्शन होती है जिनमें एक में इंडेक्स एरे में कुछ और डाटा होता है, दूसरे के इंडेक्स एरे में कुछ और डाटा होता है। तो आप उसको इजीली कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पर भी एक कलेक्शन हो सकती है और यहाँ पर दूसरी कलेक्शन भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर एरे हो, यहाँ पर एक और कलेक्शन भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कलेक्शन 1 और यहाँ पर मैं कलेक्शन 2 क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं इस एरे को काट करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये अब हमारे पास दो कलेक्शंस हो गई हैं। तो अब हम इजीली कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कलेक्शन 2 लिख देंगे कलेक्शन 1 के साथ और हम इसको कंबाइन करके यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। तो हमारे पास वही रिजल्ट सेम आउटपुट आएगी। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कलेक्शन मतलब एरे ही हो। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि सपोज़ मैं इधर एक और कॉलम रख देता हूँ, सैलरी है और यहाँ पर सैलरी नहीं है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर एरे कंबाइन का एरर आएगा। ये एरे कंबाइन बेसिकली पीएचपी का मेथड है। तो बोथ पैरामीटर शुड हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेक श्योर कीजिए कि दोनों कलेक्शंस में या दोनों एरेज में नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इक्वल हो। मैं अब यहाँ पर 2000 लिख देता हूँ तो हमारा इक्वल हो जाएगा ये नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये इजीली हमारे पास एरे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एरे कंबाइन जो कि पीएचपी का मेथड है उसको यूज करते हुए दो कलेक्शंस को आपस में कंबाइन करता है। तो ये था हमारे पास कंबाइन करने का तरीका कलेक्शंस को। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक कॉन्कैट का मेथड है नेक्स्ट हमारे पास। तो कॉन्कैट क्या करता है? द कॉन्कैट मेथड अपेंड्स द गिवन एरे और कलेक्शन वैल्यू ऑन टू द एंड ऑफ द कलेक्शन। मतलब अगर हमारे पास एक कलेक्शन है और उसके साथ हम दूसरी कोई कॉन्कैट करना चाह रहे हैं वैल्यूज, तो वो सिंपली उनको ऐड करता जाएगा एंड पे। मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल एरेज हैं, मल्टीपल कलेक्शंस हैं और उनको आपस में हम कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, ना ही हम उनको कोलैप्स करना चाह रहे हैं, ना ही हम उनको कंबाइन करना चाह रहे हैं, सिंपली हम उनको आपस में कॉन्कैट करना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हम जो है वो कॉन्कैट का मेथड यूज कर सकते हैं। सो द कॉन्कैट मेथड अपेंड्स, मतलब ये ऐड नहीं करेगा बल्कि अपेंड करेगा द गिवन एरे और कलेक्शन वैल्यू ऑन टू द एंड ऑफ कलेक्शन। तो सपोज हमारे पास कलेक्शन में इंडेक्स एरे है, तो जब हम उसके अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे कलेक्शंस को कॉन्कैट करेंगे, तो यहाँ पर अब हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन डो लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जॉन डो है। फिर हमने यहाँ पर जेन डो को ऐड किया और फिर उसके बाद जॉनी डो को। अब चूंकि ये हमारे पास जो एरे है ये कॉन्कैट जो हो रहा है ये इंडेक्स एरे की सूरत में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन फर्स्ट जो है हमारे पास इंडेक्स एरे है। तो इसने यहाँ पर ये जो नेम वैल्यू है इसको ये ख़त्म कर देगा, इसको यूज़ नहीं करेगा बल्कि इसकी वैल्यू को यूज़ करेगा। चलिए इसकी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ये नज़र सही आए। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं। तो जॉन डो है तो यहाँ पर जॉन डो और यहाँ पर जेन डो है और यहाँ पर नेम जॉनी डो है। तो इसको सेव करके जब हम इसको लोड करेंगे इसमें एरेज में, तो यहाँ पर सॉरी मैंने डाई एंड डंप नहीं किया इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो डी कॉन्कैटिनेटेड अब ये नज़र आएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उसने जॉन डो, जेन डो और जॉनी डो को ऐड कर दिया। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम। अब ये एग्जांपल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं नेम कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास कौन सा एसोसिएटिव एरेज बन गए हैं। तो अब इसको हम अगर एग्जांपल देखेंगे
एरे में गए, 3 में गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम और जॉन डो, और उसके बाद उसने 0 और 1, मतलब कॉनकैट का मेथड क्या करता है कि ये जो इंडेक्स वैल्यू होती है इसको ये मतलब ये इंडेक्स वैल्यूज को यूज़ करता है, बल्कि इसको एसोसिएटिव एरे को यूज़ नहीं करता। तो इसमें मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो रिकॉर्ड हो वो हो इंडेक्स एरे की सूरत में, तो इसके बाद ही वो इसको कॉनकैट सही तरीके से करेगा, तो आप इसको लूप भी सही तरीके से लगा सकेंगे। तो ये चीज़ें, चंद चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, ताकि आपको डिफरेंस समझ लग जाए कि इसके अंदर हम जो है कॉनकैट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते एसोसिएटिव एरेज को, ये उसको कन्वर्ट कर देता है इंडेक्स एरे में। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी उसने यही चीज़ आपको शो की है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंटेन्स। तो जो कंटेन्स मेथड है वो बेसिकली चेक करता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को, कि आप जो एक सिंगल कलेक्शन है जो आप शायद लूप के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी एक सिंगल कलेक्शन है उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करता है। अगर वो वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलेक्शन पे काम करता है। मल्टीपल कलेक्शंस के लिए आपको लूप लगाना होगा और 1 बाय 1 उनको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अब मैं इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द कंटेन्स मेथड डिटरमिन वेदर द कलेक्शन कंटेन्स अ गिवन आइटम। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें नेम है, डेस्क, प्राइस है, 100, ये एक हमारे पास एसोसिएटिव एरे है। और यहाँ पर हम डाई एंड डंप कर रहे हैं कलेक्शन कंटेन्स डेस्क, मतलब वो चेक करेगा कि कलेक्शन किसी भी की के अंदर, मतलब ये नेम में भी हो सकती है, प्राइस में भी हो सकती है, या किसी और फील्ड में हो सकती है। इट डज कंटेन्स डेस्क और नॉट, तो अगर तो उसके अंदर डेस्क मौजूद है तो वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अगर वो नहीं है मौजूद तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे पहले में वो चेक कर रहा है डेस्क को और दूसरे में चेक कर रहा है न्यूयॉर्क को, तो न्यूयॉर्क तो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये सेकंड जो वैल्यू है ये फॉल्स रिटर्न करेगी। अब यहाँ पर वो लिखता है यू मे ऑल्सो पास अ की वैल्यू पेयर टू द कंटेन्स मेथड विच विल डिटरमिन इफ द गिवन पेयर एग्जिस्ट इन द कलेक्शन। मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू जो दी है वो सारे कॉलम्स को, मतलब कीज को चेक करेगी और उसके बाद हमें बताएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर आप इसको की वैल्यू पेयर मतलब एरे की सूरत में भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए क्योंकि उसने इसको करके नहीं दिखाया शायद, नहीं नीचे यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। उसने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है डेस्क के नाम से और उसकी प्राइस ये है, दूसरी प्रोडक्ट चेयर के नाम से और उसकी प्राइस ये है। तो अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट चेयर भी है, तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ प्रोडक्ट बुक केस, तो यहाँ पर हमें वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, चेयर और डेस्क। तो अब मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ डी collection contains और यहाँ पर अब आप इसको एरे पास कर सकते हैं प्रोडक्ट डेस्क। तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पर प्रोडक्ट डेस्क, ये फॉल्स नहीं रिटर्न करना चाहिए इसको, ये प्रोडक्ट डेस्क ठीक स्पेलिंग है। तो यहाँ पर तो सॉरी, इसको इस सूरत में लिखना है, हमने यहाँ पर गलत लिखा है, इसको कॉमा के साथ सेपरेट करना है। तो ये अब इसको चेक करेगा और चूंकि ये मैंने एरे लिख दी है तो ये भी गलत है, तो इसको इस तरीके से लिखना है प्रोडक्ट कॉमा डेस्क के साथ। तो ये अब इसको यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो इसलिए ये हमें ट्रू। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे चीज़ लिख देते हैं डेस्क शेल्फ, कुछ और चीज़ लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम में, तो यहाँ पर अब हमारे पास फॉल्स आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर अगर आप की वैल्यू पेयर दे देते हैं तो उससे आप मल्टीपल कॉलम्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर चेयर देता हूँ तो चेयर डज एग्जिस्ट, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अब हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ इमरान, इरफान, उस्मान, मल्टीपल एरेज ऐड करूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, ये थर्ड एरे हो गया। इसको सेव किया
और यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ इमरान वैल्यू को, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इस सूरत में इंडेक्स की सूरत में वो हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था कि लूप जो है आप सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव एरे की सूरत में लूप लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या जिस सूरत में आप कलेक्शन आप अगर रिटर्न कर रहे हैं किसी टेबल से, तो उस सूरत में आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप इसको लूप लगाओ। आप सिंपली जितने भी टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैं डेस्क है, चेयर है और बुक है, ठीक है। अब मैं इसको बुक लिखता हूँ तो ये हमें फाइंड करके दे देगा ट्रू कंडीशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे को यूज़ करने की सूरत में हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली कंटेन्स का मेथड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले कि अगर हम इसका जो नेक्स्ट है कंटेन्स का नेक्स्ट वर्जन कंटेन्स स्ट्रिक्ट है उसको देखें। कंटेन्स में एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सपोज हम यहाँ पर प्राइस की वैल्यू स्ट्रिंग में ले रहे हैं, या कोई ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पर प्राइस, मतलब मैं लिखता हूँ 200, यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर फॉर्मेट में लिखा और यहाँ पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इस सूरत में जो कंटेन्स है वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब ये स्ट्रिक्ट उस पर अप्लाई नहीं करता, उसकी जो चेकिंग है वो क्रेडेंशियल की चेकिंग। और यहाँ पे हमारे पास यही लिखा है कि द कंटेन्स मेथड यूजेस लूज कंपैरिजन व्हेन चेकिंग आइटम्स वैल्यू, मीनिंग अ स्ट्रिंग विद एन इंटीजर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू एन इंटीजर ऑफ द सेम वैल्यूज। यूज द कंटेन स्ट्रिक्ट मेथड टू फिल्टर यूजिंग स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। तो सपोज अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर यहाँ पर मैंने 200 लिखा हुआ है, मैं इसको एक दफ़ा फिर रीसेट कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए इसको 200 को इस तरीके से लिखता हूँ, तो ये इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। मतलब ये हमारे पास जो सॉरी प्राइस में लिखना था, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये कंटेन्स जो है ये लूज कंपैरिजन करता है। तो अगर आप टाइट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं या दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो कंटेन्स के साथ हम यूज़ करेंगे स्ट्रिक्ट को। अब इस सूरत में वो इसकी डाटा टाइप को भी कंपेयर करेगा इसके साथ। तो इस सूरत में अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये फॉल्स दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बगैर सिंगल कोट या डबल कोट्स के लिखता हूँ तो ये ट्रू दे रहा है। तो ये डिफरेंस है कंटेन्स में और कंटेन्स स्ट्रिक्ट में, कि कंटेन्स जो है वो लूज कंपैरिजन करता है और जो कंटेन्स स्ट्रिक्ट है वो हमारे पास स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है की वैल्यू पेयर्स का। तो इस सूरत में अगर यहाँ पर ये इंटीजर मतलब यहाँ पे ये न्यूमेरिक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कंटेन्स एंड कंटेन्स स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट। काउंट बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करता है कि कलेक्शन के अंदर कितने नंबर्स ऑफ आइटम मौजूद है। तो सिंपली इसको लिखने का तरीका ये है, तो आपने कलेक्शन काउंट लिखा तो यहाँ पर वो आपको बता देगा कि नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं। अगर आप यहाँ पर एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड और कर देते हैं तो ये उनको टोटल काउंट करके आपको दे देगा। तो ये है सिंपल काउंट का मेथड। तो इस तरीके से हम काउंट को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट लार्वल कलेक्शन, जिसमें हमने ऑल से लेकर काउंट तक के जितने ए से लेकर सी तक, आई थिंक सी तक हमने सारे कर लिए हैं। तो उसके बाद सॉरी क्रॉस ज्वाइन भी हमारे पास एक है, क्रॉस ज्वाइन। सॉरी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्रॉस ज्वाइन मेथड बेसिकली करता क्या है कि द क्रॉस ज्वाइन मेथड क्रॉस ज्वाइंस द कलेक्शंस वैल्यूज among the given arrays or collections returning a Cartesian product with all possible permutations। मतलब क्रॉस ज्वाइन क्या करता है कि सपोज आपके पास एक कलेक्शन है या एक दो कलेक्शंस हैं, तो आप उन दो कलेक्शंस को आपस में जब क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो हर कलेक्शन की पहली जो वैल्यू होती है वो दूसरी कलेक्शन के दोनों वैल्यूज को एक मतलब अलग अलग से ऐड करेगी। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको काउंट के बाद मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कलेक्शन है। मैं यहाँ से कलेक्शन उठा लेता हूँ, ये वाली, ये हमारे पास पहली कलेक्शन है। इसमें हम दे लेते हैं नेम, एज, सैलरी, सिटी। ये हमारे पास एक कलेक्शन है। अब जो क्रॉस ज्वाइन में हम यहाँ पर इसको मल्टीपल वैल्यूज देते हैं जब, तो ये नेम को उठाएगा और उसमें नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू को उठा के उसमें ऐड कर देगा। फिर उसके बाद एज को उठाएगा और उसके बाद उसकी मतलब वैल्यूज जो नेम की वैल्यू है उसके अंदर पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, जितनी भी उसकी वैल्यूज होंगी वो ऐड कर देगा।
तो सपोज हमारे पास कलेक्शन 1 इज इक्वल टू कलेक्ट है, और यहाँ पर अब मैं नेम में इमरान और कॉमा इरफान ऐड कर देता हूं, और उसके बाद मैं एक कलेक्शन 2 है उसमें मैं 30, तीसरा 30, 28 ये ऐड कर देता हूं। फिर इसके बाद हमारे पास कलेक्शन 3 है उसमें मैं इसमें 5000, इसमें मैं 18,000 ये ऐड कर देता हूं। फिर हमारे पास कलेक्शन 4 है जिसमें मैं यहाँ पर पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूके ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज कलेक्शन की वैल्यूज ऐड कर ली है। अब जो क्रॉस ज्वाइन ये काम करता है कि हर वैल्यू को कंपेयर करता है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ये है और यहाँ पर ये है, तो इसको कंपेयर करेगा इसके साथ, फिर इसको कंपेयर करेगा इस वैल्यू के साथ, फिर इसी तरीके से इस वैल्यू कंपेयर करेगा इस वैल्यू के साथ, और ये इस तरीके से आप काम करता रहेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन में जो नंबर ऑफ कहता है, द क्रॉस ज्वाइन मेथड क्रॉस ज्वाइन द कलेक्शंस वैल्यू अमंग द गिवन एरेज और कलेक्शन। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर इसको मल्टीपल कलेक्शंस भी दे सकते हैं। चलिए मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर एक ही हमारे पास कलेक्शन है और यहाँ पर हमारे पास नेम और एज मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं एरे इस तरीके से, नेम और एज ही है, सिटी को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 40,38 है, दो वैल्यूज है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर क्रॉस ज्वाइन कॉल 1 और डी मैट्रिक्स कर लेते हैं। तो इसको जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एरे बन रहा है ये देख सकते हैं, नेम एज। अब यहाँ पर नेम के साथ इमरान आ रहा है और नेम के साथ इरफान आ रहा है, एज के साथ फिर इमरान आ रहा है, एज के साथ फिर इरफान आ रहा है। मतलब ये क्रॉस ज्वाइन हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है जिसमें वो एक कॉलम की मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ ऐड करेगा, फिर इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ ऐड करेगा। तो इसी तरीके से ये इनफाइनाइटली चलेगा। तो यहाँ पर पहले उसने नेम को इमरान के साथ अटैच किया, फिर नेम को इरफान के साथ अटैच किया, मतलब दोनों को वैल्यूज ही ली है उसने। फिर एज को इमरान के साथ अटैच किया, फिर एज को इरफान के साथ अटैच किया। ये देख सकते हैं, नेम को इमरान के साथ, नेम को इरफान के साथ, फिर एज को इमरान के साथ, फिर एज को इरफान के साथ। तो इसने इस जो एरे है इसको इग्नोर कर दिया। मतलब नंबर ऑफ एरेज जो है वो सेम फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। ये बेसिकली कलेक्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है कि इसको यहाँ पर ऐसे आप क्रिएट करते हैं। अब इसको दोबारा रन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम और नेम में हमारे पास इमरान और इरफान, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद 40 और 38, फिर एज, फिर इमरान और इरफान, और फिर एज, और फिर 40 एंड 38। तो इस तरीके से ये एक हमें मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है। तो इसकी बेस्ट यही है कि आप इसको मैट्रिक्स यूज करें तो उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हर एक वैल्यू को उसने अब आगे फर्दर एक मतलब यहाँ पर 0 में हमारे पास नेम है और 1 में हमारे पास इमरान एंड इरफान आ रहा है। मतलब ये दोनों में ही उसको वो उठा रहा है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा नेम उठा रहा है और फिर 40 और 88। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल एरे है, इस वजह से वो इसको उठा रहा है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसको करते हैं जब ऐड, तो अब ये इस सूरत में नेम और इमरान, नेम और इरफान, एज इमरान और एज इरफान जो है वो इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। तो मोस्टली हम इसको नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि नेम में हम मल्टीपल कॉलम्स जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं तो नेम इमरान और नेम इरफान हमारे पास आ जाता है। तो ये है हमारे पास क्रॉस ज्वाइन का मेथड जिसकी मदद से हम क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने दूसरी एग्जांपल वही दी हमें कि यहाँ पर हमारे पास एक एरे है फिर दूसरी एरे है। तो पहले उसने इसको कंबाइन किया इसके साथ, फिर इसको कंबाइन किया इसके साथ, और साथ ही 1 ए, और इसने यहाँ पर ये इसको कंबाइन किया कि इसको इसको और इसको, फिर इसको इसको और इसको कंबाइन किया। तो यहाँ पर मैं इसको आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे ऐड करता हूँ और अब मैं इसको डी मैट्रिक्स करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरे किस तरह की बनी है, 1 ए और आई।
1 ए एंड 2, मतलब ये जो 1 है ये ए है और ये 1 है, फिर 1 है, फिर ए है और फिर 2 है, फिर इसके बाद ये कंबाइन कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर 1 है, सॉरी बी है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर बी है और फिर 2 है, फिर 2 ए 1, फिर 2 ए 2, फिर 2 बी 1, फिर 2 बी 2। इस तरीके से ये इसको क्रॉस ज्वाइन करता है डाटा को मैट्रिक्स की सूरत में। यहाँ पर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके वो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाकर देता है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर जो दी गई है कलेक्शन के अंदर कि आप मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस ज्वाइन के अंदर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्रॉस ज्वाइन के, इसको यूज हम कहाँ पे करें, तो ये बेसिकली हम मैट्रिक्स जहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं वहां पर इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट कलेक्शन इन लार्वल। हमने ए से लेकर सी तक जितने कलेक्शंस थे वो सारे देखे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो डी ई एफ को देखेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा ना हुए तो डी के कुछ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई के भी है और एफ के भी है, यहाँ तक 4 पेज तक, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।